अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बिजनेस रिसर्च एकेडमी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। आज वीडियो लेक्चर नंबर 43 में हम बात करेंगे रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच और रिपीटेड एक्सटेंडेड इंडिकेटर अप्रोच। कॉन्सेप्चुअली पहले पार्ट में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिकली हम इन दोनों टेक्निक को हम रन करेंगे अपने स्मार्ट पीडीएस 4 में। तो इसके बाद मैं ये भी बात कर लूंगा इसमें कि रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच और एक्सटेंडेड रिपीटेड अप्रोच के को अप्लाई करने में क्या मसाइल हमारे पास पेश आते हैं, तो हम उसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। याद रहे कि ये वीडियो नंबर 2 है हमारे हायर ऑटो कंस्ट्रक्ट की सीरीज के। तो आए अपने वीडियो का आगाज करते हैं। ये जो मुझे एक सर्टिफिकेट दिया गया स्मार्ट पीडीएस एकेडमी की तरफ से, जहाँ पे मैंने ये सारे कोर्सेज पूरे किए थे। अब जैसे मैंने पहले ही बात की कि हम इस पर काम करें हायर ऑटो कंस्ट्रक्ट का, तो थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं कि हायर ऑटो कंस्ट्रक्ट क्या था। वैसे लेक्चर नंबर 42 इसमें अवेलेबल है। हायर ऑटो कंस्ट्रक्ट में मुकम्मल तफसीलात मैंने दी हुई है कि हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट में क्या फर्क है, लेकिन फिर भी जस्ट आपकी याद दहानी के लिए ये देखें, ये हमारे पास लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है और ये 1, ये 2 और ये 3, ये है हमारे पास हायर आउट कंस्ट्रक्ट। अब देखिए इनकी नेचर क्या है। इनकी नेचर रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव आप देख रहे हैं यहाँ से ये आइटम अपने यानी एचओसी से जाके एलओसी यानी सब डायमेंशन की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव हो गया। और फिर यहाँ से ये यहाँ पे जा रहा है, तो ये भी हमारे पास रिफ्लेक्टिव है। यानी लोअर एंड पे या हायर एंड पे दोनों में जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट हैं या हमारे पास डायमेंशन या सब डायमेंशन, वो सारे के सारे हमारे पास रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव है। और इस तरह अब देखिए टाइप 2 में तो फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव, तो ये यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्टिव, तो ये हमारे पास फॉर्मेटिव आ चुके। यहाँ पे दोनों फॉर्मेटिव आप देखिए, ये इंडिकेटर क्या कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये भी हमारे पास रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव और ये दोनों है हमारे पास फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव। तो इनका अगर कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ आपको, तो मेरे वीडियो आप इमेजेस देख रहे हैं, इस दोनों को आप देख लें ताकि आपके जहन में जो फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट का जो मुबहम कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब देखते हैं कि डिफरेंट इंडिकेटर अप्रोच क्या है, डिफरेंट अप्रोचेस क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे अप्रोच जिसमें हम बात करेंगे कि रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच, फिर हम बात करेंगे एक्सटेंड इंडिकेटर अप्रोच, फिर हम ये भी समझेंगे कि यार आखिर एक्सटेंड इंडिकेटर अप्रोच की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच थी। इसके अलावा हम बात करेंगे टू स्टेज अप्रोच, जिसमें हम बात करेंगे एम्बेडेड टू स्टेज और डिसजॉइंट टू स्टेज। ये मुख्तलिफ हमारे पास अप्रोचेस हैं जिसकी मदद से हम किसी भी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को स्पेसिफाई या वैलिडेट कर सकते हैं। इसके अलावा रिपीट इंडिकेटर अप्रोच, all indicators of the lower order components are assigned to the higher order components। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास लोअर ऑर्डर के आइटम्स होते हैं, हम उनको मिला के सबको सेलेक्ट करके हम जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट उसको असाइन कर देते हैं। वो किस तरह असाइन कर देते हैं वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि for example, the higher to construct consist of the three lower components। मिसाल ये एक हमारा लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट जिसके हमारे पास तीन जो हमारे पास आइटम्स हैं और ईच मेजर विद थ्री इंडिकेट। अब हम बात करें टेंजिबिलिटी 1 से टेंजिबिलिटी 3, तो यहाँ पे तीन आइटम है टेंजिबिलिटी के। एम्पैथी 1 to 4 यानी यहाँ पे चार आइटम है एम्पैथी के। रिस्पॉन्सिवनेस 1 to 5 यहाँ पे पांच आइटम से हमारे पास रिस्पॉन्सिव की। और रिलायबिलिटी के 1 से 3 तीन आइटम हमारे पास रिलायबिलिटी के हैं। अगर हम इसको मिला के द हायर आउटर कंपोनेंट्स वुड बी मेजर्ड विद द 9 इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे बात करें कि हमारे पास ये 9 इंडिकेटर्स, इसको मिला के हम इसको मेजर करेंगे। अब इसका जो मैं मिसाल समझा दूं आपको। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कि ये एक रिफ्लेक्टिव है, आप देख रहे हैं ये एक फॉर्मेटिव जो कंस्ट्रक्ट है हमारे पास। तो हमने क्या किया कि ये हमारे पास सब डायमेंशन टेंजिबिलिटी एम्पैथी रिस्पॉन्सिवनेस और रिलायबिलिटी, हमने क्या किया इन सब के डायमेंशन, ये आप इन सब के आइटम्स हमने इनको कलेक्ट करके इसके इस यानी यहाँ पे ये रखते हैं। यानी ये जो हमारे पास पी एस क्यू है, ये सारे हमने आइटम इसको असाइन कर दिए। तो ये है रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच। यानी एक इंडिकेटर कुछ यहाँ पे थे, यानी जो हमारे पास ये इंडिकेटर है हमारे पास,
ये हमारे पास इंडिकेटर, लेकिन हमने इसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे भी यही इंडिकेटर हमने दे दिए। तो इस हवाले से हम इसको कहते हैं रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच, यानी वही इंडिकेटर हमने दोबारा रिपीट करके यानी इसका जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, ये जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, इसको हमने असाइन कर दिए। इस वर्ष आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास फॉर्मेटिव, तो हमने भी वही काम किया। यहाँ पे भी जो हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे हमने रख दिए। तो ये भी एक रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह अब तक आपके जहन में रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब इसका मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच बिकम्स प्रॉब्लमेटिक व्हेन रिफ्लेक्टिव, formative higher order components also serve as dependent construct। तो जब रिफ्लेक्टिव, फॉर्मेटिव या फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव इस तरह के कंस्ट्रक्ट जो अगर वो यानी डिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट के तौर पे भी काम करते हैं, तो फिर यहाँ पे एक मसला आ जाता है। मसला क्या है कि जब हम लोअर ऑर्डर के आइटम हम हायर ऑर्डर को असाइन कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि वहां की जो आर स्क्वायर होती है वो फुली एक्सप्लेन हो जाती है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा गुंजाइश हमारे पास नहीं होती, क्योंकि जितने भी हमारे पास जो आइटम्स थे सब डायमेंशन, उन्हें जाके आर स्क्वायर को फुली एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो 1 या 0.99 या 0.9 जैसी, दैट मींस दैट फुली एक्सप्लेन हो चुका है। अब इसमें किसी और यानी वेरिएबल की गुंजाइश हमें नहीं रहती। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक सब डायमेंशन है, ये भी एक और सब डायमेंशन क्वालिटी का है। हमने क्या कर दिया, इनके सब आइटम्स, ये देखिए ये सारे आइटम्स हमने क्या कर दिए, ये लॉयल्टी से लेकर ये क्वालिटी तक हम सब ने यहाँ पे जो हमारे पास हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, इसको हमने ये सारे असाइन कर दिए। ठीक है, इसको जब हमने असाइन कर दिए तो हमारे पास क्या मसला आया कि मसला ये होगा कि जो हमारा हायर ऑर्डर का आर स्क्वायर था, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो है ना, वो हमारा एक हो चुका। ठीक है, एक मसला ये आ चुका है कि अब इसमें और ज्यादा गुंजाइश नहीं है किसी भी सब डायमेंशन को। मिसाल को आप ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे एक और सब डायमेंशन हम ऐड कर दें, अब इसकी गुंजाइश नहीं, क्योंकि पहले ही इन दो डायमेंशन लॉयल्टी और क्वालिटी ने इसको 100% एक्सप्लेन कर चुका, जिसकी वजह से हमारा आर स्क्वायर जो है वो एक 1 है। एक इशू। दूसरा इशू ये आ रहा है कि हम इसको देखते हैं कि सेटिस्फिकेशन का हायर ऑर्डर कंसेप्ट में जब हम डायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट यानी निग्लिजिबल, यानी कोई इम्पैक्ट है ही नहीं नई तौर पे सेटिस्फिकेशन का। तो ये हमारे पास मसला आ जाता है कि जो डायरेक्ट इफेक्ट जो एचओसी का आ जाता है, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट आता है, यानी उसका कोई इफेक्ट यानी हमारे एचओसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये दो मसल आ जाते हैं। अब ये जो नॉन सिग्निफिकेंट हो चुका है, अब ये इशू जो आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे हमने सारे जो हमारे सब डायमेंशन थे उसकी आइटम यहाँ पे रख दी, जिसकी वजह से इसका आर स्क्वायर 1 आ चुका है। अब ये मसला आ जाता है हमारा जब हम रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच को अप्लाई करते हैं अपने मॉडल पे। अब देखिए यहाँ पे ये बात होगी कि ये नॉन सिग्निफिकेंट आ गया हमारा डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पे। ठीक है जी। अब देखते हैं कि टू डील विद द प्रॉब्लम, अब इसका हल क्या है, यानी वो मसला जो रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच की वजह से हमारे इस मॉडल में पैदा हुआ, उसका उस मसले का हल क्या। उस मसले का हल, बड़ा अच्छा हल हमें बैकर एट ऑल 2012 में दिया है, जिसमें वो कहता है कि आप रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच की बजाय एक्सटेंडेड रिपीटेड अप्रोच को अप्लाई करें, जिससे जो अभी हमने दो इश्यूज का वो समझा था, वो इशू इस तरह आप हल कर सकते हैं। सो इस हवाले से ज्यादा और ये बात करते हैं कि आल्सो रिक्वायर्ड एज ए टोटल इफेक्ट एनालिसिस। तो एक्सटेंडेड रिपीटेड अप्रोच, इंडिकेटर अप्रोच या टोटल इफेक्ट एनालिसिस, ये हम इसके दो नाम आ चुके। अब इसका क्या काम है कि रिसर्चर एडिशनली स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटीसीडेंट कंस्ट्रक्ट और लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। तो हमें क्या करना है कि हमें एडिशनली जो एचओसी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट उसके उसके साथ हमने एक पाथ और निकाला जो डायरेक्टली वो जाके जो हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट थे जो सब डायमेंशन उसको मेजर करेगा। इसका एक ये हल बेकर ने दिया है। अब इसमें क्या कहता है कि असल मसला ये कि जब आप ये एक्सटेंडेड अप्रोच नहीं अप्लाई करते, तो हमारे पास जो एनालिस्ट जो हमारे पास जो इम्पैक्ट जो आता है वो जीरो आता है, यानी डायरेक्ट इफेक्ट हमारे मॉडल में नजर नहीं आता।
तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे टोटल इफेक्ट की बात करते हैं कि मुकम्मल यानी टोटल इफेक्ट क्या है उनका, यानी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का। तो इस हवाले से हमें क्या करना पड़ता है कि this total effect also includes the all indirect effect on the higher order component। अब टोटल इफेक्ट क्या है? टोटल इफेक्ट का ये है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट को जब हम यानी जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल इफेक्ट आ जाएगा। अब पहले ही हमारे पास जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट था वो तो हमारे पास जीरो आ रहा है। तो अब जो हमारा जो टोटल इफेक्ट होगा वो असल में वही इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। अगर आप जो आपका डायरेक्ट इफेक्ट जीरो होगा और जितना भी आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है जिन दोनों को जमा कर देंगे तो हमारे पास जो नतीजा आएगा वही आएगा जो हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट हो। तो यहाँ पे हमारा टोटल इफेक्ट है वो हमारा जो है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लें कि टोटल इफेक्ट, टोटल डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट। अब टोटल इफेक्ट में क्या है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि हमने अपनी कंस्ट्रक्ट को जो डायरेक्ट इफेक्ट एचओसी पे देखना चाहते हैं और एक्स वाई जेड यानी जो हमने एडिशनली जो हमने पाथ लगाए हैं अपने डायरेक्ट इफेक्ट से, यानी जो हमारा एचओसी है उसको वो हम चेक करना चाह रहे हैं अपने यानी जो हमारे पास जो एचओसी की मदद से हम एक इफेक्ट लिखना चाह रहे हैं हमारे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल या पहले सब डायमेंशन पे और फिर एक और पाथ लेंगे जो हमारे एचओसी से जाएगा हमारे दूसरे यानी जो आपका सब डायमेंशन है फिर अब उनमें से जाके वो एचओसी पे जाएगा। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट इफेक्ट हो चुका। अब जब हमारा डायरेक्ट इफेक्ट वो जीरो है तो इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, तो असल में इनडायरेक्ट इफेक्ट ही हमारा टोटल इफेक्ट हो जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप इन कॉन्सेप्ट को समझा होगा। अभी चलते हैं स्मार्ट पीएलएस में इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह हम यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट को किस तरह समझें। तो अभी हम प्रैक्टिकल इस वीडियो के पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे आप स्मार्ट पीएलएस 4 में एक मॉडल देख रहे हैं। तो इस मॉडल को रन करने से पहले हम देखना ये है कि यहाँ पे आप एक हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को नहीं देख पा रहे। तो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को यानी अटैच करने से पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके मेजरमेंट मॉडल में क्या चीजें हमें आती है। तो सबसे पहले आप इसके मेजरमेंट मॉडल को देख लें कि यहाँ पे कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे। तो यहाँ पे अगर यहाँ देख लें ग्राफिकल तो यहाँ पे हमारे पास जो आर स्क्वायर एक अच्छा आर स्क्वायर आ रहा है 0.33 आ रहा है। और इसके अलावा इसके क्वालिटी क्राइटेरिया आप देख लेते हैं आर स्क्वायर हमारे पास 33 है। इसके अलावा कंस्ट्रक्ट लायबिलिटी तो यहाँ पे हार्डली जो क्वालिटी का जो इम्पैक्ट है वो 0.48 यानी थोड़ा सा ये 0.5 से कम है। तो यानी आप देख रहे हैं कि यानी कुर्बा अल्फा कंपोज रिलायबिलिटी का यानी आपका एवीई यानी जितने भी हमारे पास जो भी है वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। यानी मेजरमेंट मॉडल जरूर चेक कर लें आप अपने मॉडल की सब एचओसी यानी हायर कंस्ट्रक्ट डालने से पहले। तो अभी आपने ये देख लिया कि मेजरमेंट मॉडल में हमारे पास कोई भी इशू नहीं आ रहा था। हमारे पास जो 4 कंस्ट्रक्ट है उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा। अब हम इसमें एक एच ओ सी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हम ऐड कर देते हैं। अभी हमने क्या करना है कि हम वापस जाएं, इसको यस कर दें और फिर इसको वापस आएं। तो अभी हमने क्या करना ये एरोस हमें ख़त्म करने होंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये लेटन वेरिएबल ये आप यहाँ पे लेके आए। आओ चलिए अब इसके साथ आप क्या करें कि ये जो हमारे पास ये इसको आप कनेक्ट कर दें इसके साथ और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें। जब हमने पाथ दे दी फिर भी आप देख रहे हैं कि हमारा जो जो अल्फा या इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें, आप इसको एच ओ सी कर दें ताकि आपकी चीजें आपको सही समझ में आ जाए। ठीक है। तो अभी हमने देख रहे हैं फिर भी हमारे पास ये येलो कलर में यानी ये एक प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं कि दिस लेटर वेरिएबल हैज नो इंडिकेटर। आप इसमें तो आप इसको हमने इंडिकेटर असाइन करने हैं। कौन सी इंडिकेटर आप इसको असाइन करेंगे? तो आप इस देखिए लॉयल्टी है हमारे पास और लॉयल्टी से लेकर 1 से लेकर 5 आप जिस जिस तरह जैसे ही हम इनको सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। आप इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, कलर चेंज हो गया। और क्वालिटी हमारा एक और सब कंस्ट्रक्ट आप इसको कलेक्ट करेंगे तो देखिए वही आइटम आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो गए और आप यहाँ पे लाके इसको रख देना है। तो अभी हमारा ये एच ओ सी यानी आपका हो गया। अभी हमने क्या करना है कि इस सबको जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट है लाइलिटी के
इन सब कंस्ट्रक्ट को हमने जो है ना वो एक इसको आप कर दें हाइड इंडिकेटर्स, ताकि ये इंडिकेटर्स हाइड हो जाए। अभी हमने इनको क्या करना है कि सबसे पहले अब हमारा एचओसी आ चुका, तो अभी हमने इसकी करनी है पीएलएस सेम में जाके। अब जैसे ही हमने पीएलएस सेम में कर दिया तो हमें ये नजर आया कि इसकी जो आर स्क्वायर वो 1 है। ठीक है, वही मसला आप आर स्क्वायर 1 क्यों आ गई इसकी, क्योंकि हमने इसके अंदर जो इंडिकेटर्स थे, यानी ये सारे इंडिकेटर्स और ये सारे इंडिकेटर्स अक्सर में एक ही बात है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आर स्क्वायर वो हमारा 1 आ रहा है। तो इसको हमने छुपा देते हैं। और देखिए ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट का जो ये डायरेक्ट इफेक्ट है, यानी सर्टिफिकेशन का एचईसी पे जो इफेक्ट है एचओसी पे, आप देखिए ये भी नील है, यानी कोई इफेक्ट नहीं। अब रीजन क्यों क्या है कि ये पहले ही एक हो चुका है, पहले ही इसका जो यानी आर स्क्वायर 1 हो चुका है। अब इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, इस वजह से इसका कोई इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इस पे अप्लाई कर देते हैं बूटस्ट्रैपिंग। तो बूटस्ट्रैपिंग हमने अप्लाई कर दी। तो अभी हम जाते हैं पाथ में। तो आपने पाथ आप देखते हैं कि बिहेवियर इंटेंशन सर्टिफिकेशन का जी पाथ जो है ना वो बिल्कुल यानी निग्लिजिबल, कोई भी इफेक्ट नहीं है हमारे पास इसके ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से यानी अब हम क्या करेंगे, इस मसले को किस तरह हमने हल करना है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको इस तरह कर दें ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। अब ये था कि अब हम क्या चेक करते हैं कि सर्टिफिकेशन का इम्पैक्ट एचओसी पे लॉयल्टी की मदद से हम देखते हैं, यानी ये एक इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक करें। फिर सर्टिफिकेशन का एचओसी पे हम इफेक्ट चेक करें थ्रू क्वालिटी के। तो अब हमारे पास ये डायरेक्ट इफेक्ट आ चुके। अब ये है हमारी एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच। तो इससे पहले जो यानी ये ऐड करने से पहले जो हम काम कर रहे थे वो हम काम कर रहे थे रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच पे। तो अब आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच और रिपीटेड एक्सटेंड इंडिकेटर अप्रोच में क्या फर्क हमें महसूस हो रहा है। अब हम दोबारा जाते हैं और बूटस्ट्रैपिंग इसको अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कि क्या नतीजे मिलते हैं हमें। तो अभी हमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो फिर भी हमें निग्लिजिबल नजर आ रहा है। ठीक है, तो पाथ कोएफिशिएंट में जाते हैं, ग्रेविटेशन का ये कोई इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा, ये सर्टिफिकेशन तो एचओसी कोई हमें इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना है कि डायरेक्ट जाना है स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट इफेक्ट। तो स्मार्ट पीरियड्स की एक खूबी है कि वो आपको डायरेक्ट इफेक्ट भी दे देता है और स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी आपको दे देता है। जहां पे हम ये देखना चाहते हैं कि सर्टिफिकेशन का इफेक्ट यानी क्वालिटी का एचओसी पे क्या इफेक्ट थ्रू क्वालिटी। सो सेटिस्फेक्शन क्वालिटी ये देखने 0.23, यानी ये आपका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट आ चुका। और दूसरा जो इफेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो है हमारा सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी, यानी ये हमारा दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट है। पहला हमारा 0.23 और दूसरा 0.30, ये दो हमारे पास इनडायरेक्ट इफेक्ट आ चुके। इनडायरेक्ट इफेक्ट इस वजह से कि हम ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि सर्टिफिकेशन का इफेक्ट एचओसी पे थ्रू लॉयल्टी। तो ये जो हमारे पास इफेक्ट और दूसरा जो इफेक्ट है हमारा वो हम देख रहे हैं क्वालिटी का, यानी सर्टिफिकेशन का एचओसी पे थ्रू क्वालिटी के। तो इस वजह से इन दोनों जो इफेक्ट स्पेसिफिक इंडायरेक्ट इफेक्ट ये 0.3 आ चुका और 0.23 आ चुका और एक 0.3। अब देखिए, अब हम जब बात करेंगे टोटल इफेक्ट की, तो टोटल इफेक्ट जो है वो अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें टोटल इफेक्ट मिल जाएगा। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन क्या होगा, यानी दोनों जो इनडायरेक्ट इफेक्ट हैं तो वो होगा 0.53। तो अगर हम ये टोटल इफेक्ट पे जाते हैं तो हमें नजर आएंगे ये सर्टिफिकेशन का एचओसी पे इफेक्ट क्या है, यानी दो बने। तो इनको मिला देंगे तो ये वैसे तो ये 0.53 आता है, लेकिन यहाँ पे
0.52 आ रहा है, लेकिन कमोबेश ये एक ही बात है कि अब हमारे पास जो इफेक्ट आ चुका, टोटल इफेक्ट वो 0.52 है। टोटल इफेक्ट 5.2 इस वजह से है क्योंकि अगर आपको यानी वीडियोस में के पहले जो छोटी छोटी के हिस्से में हमने कहा था कि टोटल इफेक्ट क्या है, कि वो है इनडायरेक्ट इफेक्ट प्लस डायरेक्ट इफेक्ट। तो डायरेक्ट इफेक्ट आपने पहले ही देख लिया कि वो नेग्लिजिबल था, कोई इफेक्ट है था ही नहीं, तो वहां पे हमने जीरो डाल दिया था। प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे पास दो थे, एक था पॉइंट 2 3 और दूसरा था 0.30। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0.53, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकता है, कोई मसला नहीं। ये है 0.52, तो अब ये हो गया हमारा टोटल इफेक्ट। तो हमें भी ये बात की गई थी कि सजेस्ट ये कहता है कि आप इनडायरेक्ट इफेक्ट की बजाय आप टोटल इफेक्ट को देखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल इफेक्ट है वो 0.52 हमें टोटल इफेक्ट मिल चुका। तो अब हमने ये मसला हल कर दिया और इस वीडियो में हमने डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों को यहाँ पे अप्लाई करते करके हमने रिजल्ट ले ली। यानी एक यहाँ पे हमने रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच को भी अप्लाई किया और एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच को भी अप्लाई किया, जिसकी वजह से हमने डायरेक्ट इफेक्ट लिए। अब ये डायरेक्ट इफेक्ट आप आगे ले जा सकते हैं अपने एनालिसिस पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको यानी कमेंट करें, शेयर कर दें दूसरे तहकीक दानों के साथ, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली।